बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र से दिन में घर नहीं गया। राजस्थान के लोग आज सुबह सुबह क्यों चौंक गए, इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि अंता में नरेश मीणा क्यों चौंका रहे हैं और हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी की सियासत सामने रखकर क्यों चौंका दिया, और पेपर लीक के मसले पर पुलिस महकमे में फेरबदल ने चौंका दिया है क्या। मगर एसडीएम ने जब गरीब पेट्रोल पंप कर्मियों को थप्पड़ मारा तो क्यों राजस्थान की जनता नहीं चौंकी, इस सब पर बात करेंगे। मगर शुरुआत कर लेते हैं आज सुबह सुबह कौन सी ऐसी सियासी खबर थी जिसने सबको चौंका दिया। अशोक गहलोत जयपुर से निकलकर पटना यानी पाटलिपुत्र की धरती पर हैं। क्या उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, या फिर विचार बदल गए हैं, या फिर मौके के हिसाब से उन्होंने अपने विचार बदले हैं, या फिर महात्मा बुद्ध की धरती पर बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। क्या सचिन पायलट के लिए वो राजस्थान के लिहाज से बड़ी घोषणा करते हुए नजर आए जब वो कहते हैं नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हुए कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम तेजस्वी यादव को इसलिए घोषित करते हैं क्योंकि वो नौजवान हैं और कमिटेड हैं, और हमारा ऐसा तजुर्बा रहा है कि जो नौजवान होता है, जिसका लंबा फ्यूचर होता है, उसके साथ जनता होती है। सुबह सुबह चौंका दिया राजस्थान वालों को कि क्या वाकई सचिन पायलट के लिए ऐसी ही घोषणा चुनाव से पहले अशोक गहलोत करेंगे क्या, या फिर ये सिर्फ पटना की बातें हैं। पटना से आते आते घटना बदल जाएगी। सुनते हैं एक बार अशोक गहलोत को, फिर आप सोचिएगा क्या कहते हैं वो। क्या है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग प्रमोट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है के साथ में, और मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक को साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। मेरा अनुभव है जो नौजवान होता है पब्लिक उसका साथ देती है और जिसका लंबा फ्यूचर होता है। काश ये ज्ञान की प्राप्ति विधानसभा चुनाव से पहले, राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले, या फिर 25 सितंबर को हो जाती तो आज हालात कुछ और होते, अशोक गहलोत कहीं और होते, और क्या पता राजस्थान में कांग्रेस रिपीट कर जाती। नहीं भी करती, मगर ऐसा होता तो ऐसा होता। पर ये ज्ञान की प्राप्ति क्या मुसलसल जारी रहेगी या फिर बदल जाएगी पता नहीं। पर जब से अशोक गहलोत ने यह बयान दिया है, अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या वो दिल्ली का रास्ता सचिन पायलट के लिए बनाकर खुद के लिए खोज रहे हैं, पता नहीं। पर सचिन पायलट यहां पर हर साल की भांति कल गोवर्धन पूजते हुए नजर आए अपने बेटे के साथ। अपने संस्कृति और परंपरा को संजो कर रखते हैं। भले ही विदेशों में पढ़े हैं, भले ही कहा जाता है कि क्लास के नेता हैं, मगर अपने गांव में नजर आते हैं वो अपने मास में, और जिस तरह से परिवार के साथ वो पूजा करते हुए नजर आते हैं, ये दिखाता है कि जमीन से जुड़ाव अभी बना हुआ है। अपने पिता की समाधि पर भी जाते हैं और नई पीढ़ी को लेकर जाते हैं। ये पारंपरिक गीत संगीत है जो गोवर्धन पूजा के समय गाई जाती है, खासतौर से ब्रज में, और जो गोपालक हैं वो इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं और हर इलाके में। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी देख रहा था, कल शाम को भी वो गोवर्धन पूजा में थे, सुबह में भी थे, तो उस इलाके में इस पर्व की काफी महिमा है। जहां पर देखा जा सकता है वो अपने परिवार के साथ हर साल जाते हैं। पर इस सियासत से अलग हम चलते हैं अंता उपचुनाव में। अंता उपचुनाव में गजब हो रहा है। अब तो क्या है कि बैनर पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं कि ये अंता है, और बैनर पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं
कि ये जनरल माने सामान्य वर्ग, जनरल का उम्मीदवार, जनरल की सीट, ये किसने लगाया पता नहीं, मगर क्या प्रमोद जैन भाया एसटी वर्ग के नरेश मीणा और ओबीसी वर्ग के मोरपाल सुमन से अंता के लोगों को डराकर या फिर उन्हें प्रभावित करके जो सामान्य वर्ग का वोट है जो बीजेपी को जाता है उसे लेना चाहते हैं। पता नहीं कौन इसका फायदेमंद रहने वाला है, पर यह पोस्टर चौंका गया और अंता में यह पोस्टर लगा हुआ है कि जनरल की सीट, जनरल का वोट, जनरल का उम्मीदवार। अब कितना कारगर होता है पता नहीं, मगर ये कारगर करने की कोशिश प्रमोद जैन भाया इसलिए कर रहे हैं कि देखिए हमारे जो रिपोर्टर हैं वहां पर वो बता रहे हैं, आज अंता में कई जगहों पर हमने अपने रिपोर्टर भेजे, वहां पर जो एक बातचीत चल रही थी कि मीणा समुदाय में खास करके सिर्फ युवा है नरेश मीणा के साथ, बुजुर्ग और अधेड़ वर्ग के लोग भी मीणा समुदाय 100% नरेश मीणा के साथ लगा हुआ नजर आया। धाकड़ समुदाय में जो धाकड़ महासभा के चाहे नरेश धाकड़ हैं या फिर अलग अलग 3-4 वहां पर महासभा है, उन सब के प्रतिनिधि नरेश मीणा के साथ नजर आ रहे हैं और खास तौर से मुस्लिम समुदाय में वो सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि एसडीपीआई के 4-5 पार्षद हैं और मांगरोल के इलाके में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहली बार कांग्रेस से छिटक कर नरेश मीणा को वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रमोद जैन भाया के लिए बड़ी चुनौती है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है सवर्ण जाति का, उसे ले लें, क्योंकि ये सवर्ण जाति के हैं, ब्राह्मण, राजपूत, ये जो वोट बैंक है वहां पर उसे कैसे लें, ये हो सकता है कि उस कोशिश में हो। अभी तक सुमन मोरपाल के चुनावी जो रंगत है वो चढ़ नहीं पाई है। भाया और नरेश मीणा में वोटों की लूट चल रही है, पर यह कितना सफल हो पाता है पता नहीं। जो सट्टा बाजार है फलौदी का, उसके कुछ नतीजे अलग अलग हलकों में कहलवाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 40 से 45 हजार नरेश मीणा लेंगे और 60,000 से 70,000 लेंगे प्रमोद जैन भाया। लेकिन जमीन पर हमारे रिपोर्टर उल्टा बता रहे हैं, उनको लग रहा है कि 60,000 के आसपास नरेश मीणा को आ सकते हैं और 38-40 हजार के आसपास प्रमोद जैन भाया सिमट सकते हैं। फिर बीजेपी का क्या रहा इसमें? बीजेपी का देखिए वोट बैंक है, क्योंकि हमने बाड़मेर में देखा है कि उमेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच द्विपक्षीय टक्कर था और लोग मान के चल रहे थे कैलाश चौधरी बीजेपी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी, मगर 3 लाख वोट आए। 3 लाख वो वोट बीजेपी के थे। लोग जान रहे थे कि बीजेपी कैंडिडेट कहीं रेस में नहीं है, फिर भी 3 लाख लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। पार्टी का वोट होता है और नरेश मीणा ने इसे देवली उनियारा में देखा है कि केसी मीणा तमाम कोशिशों के बाद अच्छा वोट लेकर गए थे। इसलिए बीजेपी को खारिज नहीं किया जा सकता है। वसुंधरा राजे का अभी तक कोई प्रोग्राम बना नहीं है, पर जिस तरह से कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच वोट हासिल करने के बीच कांटे का टक्कर चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर खड़ा किए गए हैं, वहां पर अंता के लोग ही नहीं जानते हैं कि कौन कौन है, कैसे कैसे है। रामपाल मेघवाल के बारे में बीजेपी वाले कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया ने खड़ा किया है और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद ही खड़ा किया है, क्योंकि एससी का वोट बैंक कांग्रेस का है। अब पता नहीं चुनाव में होता है। पर हनुमान बेनीवाल से पूछा गया क्या वो नरेश मीणा के चुनाव प्रचार में जाएंगे, उन्होंने कमिट नहीं किया। इशारों में कहा कि हमारे जाने से अगर फायदा होगा तो हम विचार करेंगे। हालांकि वो उनका मानना है कि 1.5-2 हजार वोट उनके जाने से फर्क पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में यह भी काफी असरदार साबित होता है। पर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा, वाकई ये
चौंकाने वाली बात है, क्या सचमुच बीजेपी में कई धड़े हैं? एक धड़ा चाहता है प्रमोद जैन भाया जीते, दूसरा धड़ा चाहता है कि मोरपाल सुमन जीते। सच्चाई क्या है, एक बार हनुमान बेनीवाल के मुंह से सुनते हैं। मेरे पूरे पाकिस्तान में लोग एंजॉय करें, हनुमान जी एक बार आ जाए जी, और भी बात करेंगे अभी एक बार साथ ही दूंगा। मैं तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पांच साथ दूंगा, एक तय। मैं सोच रहा हूँ कुछ समीकरण और सेट हो जाए अंता के अंदर, क्योंकि अंता में भारतीय जनता पार्टी अंता के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी ताकत लगा के बैठी है। भजन लाल जी ने वहाँ एक दो उम्मीदवार खड़े करवा दिए खुद ही वहाँ हराने के लिए अंता की सीट। प्रताप नगर के कोई पता नहीं पंडित जी उनके कारोबार बढ़ा दिए सांगा जाएगा, तो बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस से लड़ रही है। आज के लिए मैं मेरे पत्ते खोलूंगा, अंत में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, निश्चित रूप से मेरा सपोर्ट भी करूंगा। मेरी जहाँ जितनी ताकत है हटोती के अंदर, मैं अब कह दूंगा हटोती मेरे जाने से सब कुछ वो तो संभव नहीं, लेकिन कुछ वोट मेरे नाम के, मेरे चेहरे के, मेरे संगठन के जरूर मिलेंगे, और वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसके साथ हम लोग हैं। देखिए, उसमें ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। नरेश मीणा को भी समझना होगा कि वहां पर राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक है। हनुमान बेनीवाल के जाने से कितना वो प्रभावित होगा, वो हनुमान बेनीवाल इशारे में वही कह रहे हैं कि क्या समीकरण सेट होते हैं उसके अनुसार ही हम तय करेंगे वहां पर हमें जाना है या नहीं जाना है। हम कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हैं, मगर वो कह रहे हैं कि जयपुर के प्रताप नगर के कोई ब्राह्मण खड़ा कर दिया गया है वहां पर, ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति हो रही है। वहां पर बीजेपी के खिलाफ बीजेपी है, कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस है। पता नहीं सियासत में कौन किसके साथ है और कौन किसको काट रहा है, यही तो पता नहीं चलता है। पर पहली बार अंता का उपचुनाव इतना दिलचस्प हो गया है कि किसको कितना वोट मिलेगा ये पता नहीं चल पा रहा है। जो पूरा वोट बैंक था प्रमोद जैन भाया का, उसमें बड़ी सेंधमारी हो रही है, मगर प्रमोद जैन भाया बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी में लगे हुए हैं। यह दिलचस्प पहलू है। अब पता नहीं धीरे धीरे जैसे ही उपचुनाव उफान पर आएगा, बड़े नेता जाएंगे प्रचार में, तब समझ में आएगा कि हालात कैसे होते हैं। पर एक खबर जो किसी को नहीं चौंकाई, एक एसडीएम अपनी हनक में पेट्रोल पंप कर्मचारी को गाली देते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं। गरीब व्यक्ति स्वाभिमान के साथ पेट्रोल पंप पर सेवा दे रहा है। वो कह रहे हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि एसडीएम की गाड़ी है, दूसरी गाड़ियों में तुम पेट्रोल डाल रहे हो, और उसके बाद गालियां देते हैं। गालियां देते हुए थप्पड़ मारते हैं। दूसरा कर्मचारी आता है पूछने के लिए कि आपने क्यों मारा उसे भी वो थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद पलटकर जब आम आदमी मारता है तो फिर कुछ छोड़ता नहीं है। वो वाला वीडियो भी देखिएगा, एसडीएम साहब की जमकर धुनाई हुई है। पर ये एसडीएम की हनक क्यों? एसडीएम की हनक क्यों? इसलिए कि नरेश मीणा अगर किसी एसडीएम को थप्पड़ मारते हैं तो अपराधी की तरह जेल में कैद कर दिए जाते हैं, और तमाम वो लोग जो दूसरी वजहों से नरेश मीणा को पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि कैसा आदमी है। और एसडीएम साहब के लिए छोटू लाल शर्मा ये कैसे आदमी है? इनका इतिहास जब हम निकाल कर देखने लगे तो गजब का इतिहास है। 3 बार एपीओ हो चुके हैं। टोंक में भी जब ये उपखंड अधिकारी थे तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को मारा था, क्योंकि वो पैसा लेकर गायब हो गया था। अब पैसे वो रिश्वत के थे या क्या थे, लोगों ने कहा रिश्वत के ही थे। उसके बाद आंदोलन हुआ तो एपीओ हुए। 2 बार तो वहां गांव चलो कैंप में गड़बड़ी की वजह से और एक खान में रेड की वजह से एपीओ हुए थे। और एक और मसला है, बीवी बच्चों को छोड़कर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये पत्नी जो लिखी है कि हमें कहा गया कि क्या माल है और फिर आंख मारा कर्मचारी ने, ऐसे कोई करता है क्या? गरीबों पर इस तरह के मुकदमे दर्ज करना, वो भी झूठे। न जाने कितनी महिलाएं और लड़कियां पेट्रोल पंप पर गुजरती है और वो इस तरह से कर्मचारी बोलेगा क्या माल है और आंख मारेगा। और कैसे वो थानेदार हैं जिन्होंने रिपोर्ट भी ले ली और तीनों कर्मचारियों को अरेस्ट भी कर लिया। हद है भजन लाल जी सरकार आपकी। आपको
एक बार और इस एसडीएम महोदय को एपीओ करना चाहिए और इसकी सही जांच करानी चाहिए। पता नहीं भीलवाड़ा के एसपी इस मसले पर क्या सोच रहे थे जो एसडीएम के साथ हो लिए, होना चाहिए था गरीब के साथ। ये वीडियो है, ये वीडियो आपने देखा होगा, बहुत वायरल हो रखा है, इसमें कुछ नया नहीं है, मगर आराम से जो गाड़ी पहले आई है उसे वो पेट्रोल या डीजल जो भी वो डाल रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वो बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे महिलाएं, बच्चे भी हैं वहां पर। ये ऐसी घटनाएं जो हैं वो समाज में दिखाती हैं कि सरकारी पद पर बैठने के बाद आम जनता के साथ उनका व्यवहार क्या होता है, जबकि पैसे जो तनख्वाह मिलते हैं वो हमारे और आपके टैक्स से मिलते हैं। ये हमारी सेवा के लिए हैं, ना कि हम इनकी सेवा के लिए हैं। पर मानसिकता है कि बदलती ही नहीं है। उधर वीके सिंह का ट्रांसफर हो गया है एसओजी से। आनंद श्रीवास्तव डीजी स्पेशल ऑपरेशन, उसमें ग्रुप नहीं लिखा हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन अलग विभाग है या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के डीजी बने हैं, बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ विशाल बंसल उनकी जगह आए हैं। क्या जो जांच हो रही थी उसमें तेजी आएगी या फिर जांच रुकेगी? वीके सिंह रीट परीक्षा की लेवल 1 और 2 जो दोबारा हुई थी वो भी, और जो पेपर लीक के बावजूद रद अशोक गहलोत ने नहीं की थी उसकी जांच करीब करीब जालोर और बाड़मेर जिले के कंप्लीट कर चुके थे। एक्शन होना ही था और बड़े एक्शन की तैयारी में थे। इस बीच उन्हें जो पोस्ट दिया गया है वो एक तरह से कोल्ड प्लेस है, ठंडे बस्ते में उनको डाल दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर जिले में एसपी, आईजी, डीआईजी संभाल लेते हैं। मुख्यालय में कोई काम नहीं है। जिस तरह से संजय अग्रवाल को इंटेलिजेंस से हटाकर वहां पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है, एक तरह से समय काटने वाला पद है। वीके सिंह को इनाम मिलना चाहिए थे, ऐसा पता नहीं, ये तो सरकार की मंशा होती है और उनका विवेकाधिकार भी होता है। पर हमारा मकसद है कि पेपर लीक की जांच में तेजी आनी चाहिए। जब डीजी भी आ गए हैं, एडीजी भी आ गए हैं, तो कम से कम कुछ बदलाव दिखाई देना चाहिए। वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या दावे किए थे पेपर लीक की जांच को लेकर, वो आधे रास्ते दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अगली बार चुनाव में जाएंगे तो सर उठा के जाएं, इसके लिए कुछ तो कार्रवाई करें। हमारी नजर रहेगी, क्योंकि नई नई लिस्ट आई है, पहले ही खारिज नहीं किया जा सकता है। क्या पता पुराने वाले से नया वाला और अच्छा निकले। भरोसे पर सब कुछ कायम है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।